नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हिंदी लिटरेचर फॉर यूपीएससी में। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ 16 कहानियां। इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बढ़ रहे हैं दूसरे वीडियो की ओर। तो जो दूसरा लेक्चर 2 है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि जो सर्वश्रेष्ठ कहानियां या जो कहानियां हैं ये आपका हिंदी साहित्य के पेपर 2 खंड ख का पार्ट है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमको 2 कहानियां पढ़नी पड़ेंगी। एक तो संकलन पढ़ना पड़ेगा प्रेमचंद का, जिसको अमृत राय ने संकलित किया है, और दूसरा एक दुनिया समानांतर, जो कि राजेंद्र यादव जी का संकलन है। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेमचंद के सर्वश्रेष्ठ जो 16 कहानियां हैं उनकी बची हुई कहानियों को। तो शुरुआत करते हैं हम पहली अपनी कहानी पूस की रात से। तो देखिए पूस की रात, जो पूस की रात कहानी है वो 1930 में रचना की थी प्रेमचंद जी ने। फिर हम एक बार रिवाइज करते हैं इस चीज को। जो प्रेमचंद जी ने 1910 की जो कहानियां लिखी थी उस दौरान कहानियों में आपको दिखाई देता था आदर्शवाद। ठीक है, और धीरे धीरे उनकी कहानियां 1936 तक के दौरान की हैं। तो आदर्शवाद से किस प्रकार उनका जो झुकाव है वो यथार्थवाद की ओर होता चला गया, ये हमको देखना है। ठीक है, तो ये 1930 के दौरान की कहानी है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि यहां पर जो उनका झुकाव है वो पूरा सा यथार्थवाद की ओर हो चुका होगा। ठीक है, तो इस कहानी के कथानक और कथासार पर थोड़ा निगाह डालते हैं। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है हल्कू की पत्नी मुन्नी, और एक कुत्ता है जबरा, जो इनका कुत्ता है। ठीक है, तो होता क्या है इस कहानी में कि हल्कू ने अपने सर्दी से बचने के लिए, कंबल के लिए उसने 3 रुपए बचा के रखे थे कि भाई इस सर्दी को खेतों में सोना पड़ता है, तो इस सर्दी के लिए हम 3 रुपए बचाएंगे, एक कंबल लेंगे, ताकि जो पूस की रात अर्थात ठंड की रात, देखिए शब्दार्थ समझिए इसका, पूस की रात अर्थात ठंड की रात, तो ठंड में हम जब खेतों में सोएंगे तो 3 रुपए इकट्ठे किए उन्होंने ताकि वो कंबल ले लें। पर होता क्या है कि जो वो 3 रुपए जमा करते हैं, जो खेती पर उन्होंने उस समय जो पैसा लिया था उसके लिए वो ब्याज एक सूदखोर आता है और उनसे 3 रुपए सूद के ले जाता, सूद अर्थात ब्याज के। तो 3 रुपए वो सूद के जो जमा किए तो उन्होंने कंबल के लिए वो सूद में चले जाते हैं। तो क्या होता है जब हल्कू जाता है खेतों में अपने कुत्ते के साथ में, पूरी रात किस प्रकार वो ठंड से लड़ता है, कितनी बार उसके भावनाएं मन में जागृत होती है कि खेती छोड़ क्यों नहीं देता हूं, मैं खेती छोड़ दूंगा। देखो अमीरों के यहाँ सर्दी जाके तो दिखाए, खुद घबरा के भाग के आएगी वापस वहां से, मोटे मोटे मखमली कंबल, मखमली गद्दे। तो वो भाव किस प्रकार वो कुत्ते जबरा से बात करता है कि कल से मत आना मेरे साथ, ठंडा जाओगे तुम भी। तो जो दोनों के बीच का एक भाव दिखाया गया है, जबरे से वो किस प्रकार से अपने भावों को एक्सप्रेस करता है या बताता है। फिर अंत में सुबह आता है, मुन्नी जो उसकी पत्नी है उससे डिस्कस आपस में दोनों लोग करते हैं, और फिर खेती ये छोड़ देता है खेती करना। तो वो खेती छोड़ के बहुत खुश हो रहा है, और उसकी मुन्नी जो उसकी पत्नी है उसको थोड़ा बहुत दुख होता है ये कि अब खेती छोड़ के मजदूरी करनी पड़ेगी, परंतु हल्कू खुश है। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर एक चीज दिखाई देगी क्या, कि किसान वर्ग की समस्या यहां, क्योंकि देखिए आपको बताया गया था कि आपको प्रेमचंद की कहानियां पढ़ने के दौरान आपको संवेदनाओं या समस्याओं को उकेलित करना है, आपको खुद ढूंढना है कौन कौन सी समस्या प्रेजेंट है। किसान वर्ग की समस्या और गरीबी इसके केंद्र की समस्या है, अर्थात इस कहानी के केंद्र में है। तो एक बात समझिएगा आप कि जो पूस की रात कहानी में किसान की समस्या है प्रेमचंद जी ने दिखाने की कोशिश की है। अगर हम गोदान पढ़ते हैं जो उनका उपन्यास है और आपके सिलेबस में भी है, तो गोदान में भी किसान की समस्या दिखाई है और यहां पर भी, परंतु थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस आपको दिखाया जाएगा कि वहां जो होरी होता है, गोदान का जो मुख्य पात्र है, वो अपनी खेती नहीं छोड़ता। यहां हल्कू जो है वो अपनी खेती छोड़ के खुश होता है, और वहां पर होरी कितनी भी परेशानी है वो कहता है मजदूरी करने में क्या भाई, खेती करने में अपना एक जलवा है, तो वो खेती से खुश है चाहे वो भी ऋणग्रस्त हो। और यहां पर हल्कू परेशान होकर खेती छोड़ देता है, वो मजदूरी में खुश है। तो देखिए किसान वर्ग की समस्या और गरीबी
तो गरीबी दिखाई गई हल्कों की, कि एक किसान जो एक सामाजिक, हमारे जो समाज का एक बेसिक है किसान, वो, क्योंकि देखिए क्या है कि अगर हम आज के परिदृश्य से भी देखें तो ये समस्या खत्म नहीं हुई है, समाज में आज भी उपस्थित है। कितने किसान ऋणग्रस्त हो जाते हैं, छोटे छोटे सूदखोरों से पैसा लेके, साहूकारों से पैसा लेके, ब्याज इतना ज्यादा लगा देते हैं कि उनकी जो किसानों की जो लागत होती है, लागत भी उनको खेतों से नहीं मिलती है। तो उस लागत भी उनको पूरी नहीं हो पा रही है, बचे हुए पैसे में से उनको अपना खर्चा भी निकालना है, सूदखोरों का ब्याज भी देना है। तो ये समस्या कोई उस दौरान की समस्या नहीं है। प्रेमचंद जी ने लिखी भले ही आज से 80-90 साल पहले हो, 1930 के दौरान, परंतु ये समस्या आज भी है हमारी। यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि प्रेमचंद की कौन सी कहानियों की समस्या आज भी वर्तमान परिदृश्य में आपको दिखाई दे जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस कहानी को जरूर लिखना है, ठीक है। किसानों की समस्या, तो किसान की समस्या और गरीबी जो कि इस कहानी के केंद्र में है, ठीक है। तो ये आपको इस कहानी को पढ़ के पता चलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर। अगली कहानी है हमारी सदगति, ठीक। सदगति को देखते हैं हम। तो सदगति जो कहानी है, इसकी रचना भी 1931 में हुई थी, ठीक। 1931 में इसकी रचना हुई थी। कथानक और कथासार की ओर बढ़ते हैं। तो इसकी कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो है दुखी चमार, उसकी पत्नी झुरिया और पंडित घासीराम और उनकी पत्नी, ठीक है। एक बात जरा देखिए आप, अब हम अगर इसके प्रेमचंद जी के थोड़ा शिल्प की बात करते हैं तो जो इनके पात्र होते हैं वो हमेशा निम्न वर्गीय रहे हैं। निम्न वर्गीय क्यों रहे हैं? क्योंकि उस दौरान की कहानियां हैं, निम्न जातियों से साथ जो शोषण हो रहा था, दलित विरोधी आंदोलन उभर रहे थे। देखिए भीमराव अंबेडकर जी उभर के आ रहे थे, तो स्वाधीनता आंदोलन एक तरफ चल रहा था, उसके पैरेलल ही ये कहानियां चल रही थी। तो उन्होंने भी अपनी जो कहानियां लिखी है उसमें उनके मुख्य पात्र निम्न वर्गीय रहे हैं अधिकतर, और बेसिक मतलब जो समाज के जो हमारे छोटे मोटे किरदार है, जैसे होरी ले लो, हल्कू ले लो, देखिए इस तरीके के किरदार उन्होंने अपने कहानियों के मुख्य पात्रों में डाले हैं। तो जरा हम देखते हैं, अब देखिए इसके कथानक की ओर चलते हैं, कथासार की ओर चलते हैं। तो दुखी चमार और जो इनकी पत्नी झुरिया, इनकी एक बेटी होती है, इसका लग्न होने वाला होता है, और ये दोनों चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो सांस्कृतिक धार्मिक अनुष्ठान है वो कौन करे? पंडित घासीराम आके। तो ये जो आपका दुखी चमार है, देखिए नाम से दुखी लग रहा है, वो तो दुखी चमार, तो वो दुखी गया घासीराम के पास। घासीराम से बोलता है पंडित जी हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान है बेटी का, तो आप करिएगा आके। तो पंडित जी बोलते करेंगे, तब पहले आप काम करो हमारे यहाँ। तो वो पूरे घर का लकड़ी फड़वाते, काम करवाते हैं बेगार। बेगार से अर्थ होता है वो काम जिसको करने का आपको मेहनत आना या पैसा ना मिले, तो पूरे दिन इससे बेगार कराते हैं। तो वो क्या करता है, जब थक जाता है बेचारा तो वो चिलम जलाता है। चिलम जलाने के लिए वो आग मांगता है, भाई आग दे दीजिए। तो पंडितानी उसको आग फेंक के देखती, मतलब एक तरीके से लकड़ी समझ लीजिए, चूल्हा जैसे होता है कोयला जला हुआ, वो फेंक के देती छुआछूत। देखिए वही छुआछूत वाली भाव उस टाइम पे मौजूद था समाज में, कि अगर हम वर्तमान परिदृश्य में भी देखते हैं तो छुआछूत तो आज भी आपको दिख रहा है। आज भी जो उच्च वर्गीय जातियां हैं वो निम्न वर्गीय जातियों में छुआछूत मानते हैं। आज भी जो छोटे स्तर के काम है, ठीक है, तो छोटे स्तर के काम निम्न जातियों द्वारा भी आज भी किए जा रहे हैं। वे छुआछूत उस समय में था। तो पंडितानी ने बाहर से फेंका होता है कोयला जलता हुआ, तो वो इस दुखी चमार के सिर पे लग जाता है। वैसे भी दुखी और सिर पे और लगा, सिर पे लगा, वो चक्कर खा के गिर पड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। तो ये मर जाता है। तो क्या होता है जब मर जाता है, और एक बात हो, इसके बाद जो पंडित जी, पंडित घासीराम, इनको कतई भी इस चीज का दुख नहीं होता कि मैंने क्या किया। वो दूसरे लोगों को बुला के लाते हैं, भाई इसकी लाश को उठा के ले चलो यहाँ से, फेंको जाके, परंतु कोई राजी नहीं होता है। और जो निम्न जाति के लोग थे वो नहीं, वो वहां जाके दूसरे जो उस इलाका था जहां का रहने वाला था वहां जाके फैला देते कि भाई पंडित जी ने ऐसे ऐसे इसको मार डाला है। तो उसके बाद में क्या करते, पंडित जी समझते कोई तो साथ देगा नहीं, तो चुपचाप जाते, खुद रस्सी से उसके पैर बांधते हैं, घसीटते जाके लाश को फेंकाते, चील हुए नोच नोच के खाते हैं। कहानी का समापन हो जाता है। तो देखिए आप फिर एक बात समझिएगा, 1931 के दौर की कहानी है,
प्रेमचंद जी किस ओर चल रहे हैं? यथार्थवाद की ओर, चरम यथार्थवाद की ओर। तो इसका मतलब ये है कि चरम यथार्थवाद की ओर चल रहे हैं, तो कहानी का सुखांत अंत होना नहीं है। तो कहानी का जब सुखांत अंत नहीं हो रहा, तो एक समस्या को प्रेमचंद जी सामने रख के वहीं पे खत्म करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको कहानी को पढ़ेंगे, तो जो आपको मूल समस्या इस कहानी के केंद्र में दिखाई देगी वो है कि सामाजिक शोषण, किस प्रकार से उच्च जाति द्वारा निम्न जातियों का सामाजिक शोषण किया जा रहा था, वो आपको इस कहानी में दिखाई देगा, पहली बात। दूसरा, गरीबी। भाई गरीबी तो उनकी कहानियों में आपको दिखाई ही देगी। आप देख लीजिए, आप कोई कहानी दिखा दो, अमीरों की कहानी नहीं लिखते थे वो गरीबों को ही लिखते थे भाई। ठीक, तो अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, छुआछूत इनकी कहानी में दिखाई गई है। ये आपको कहानी में भी कथानक जब आपको पढ़ा है तब भी आपने देखा किस प्रकार से उनकी पत्नी उनको फेंकती है कोयला दूर से। फिर जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था पर चोट की थी, देखिए अपनी कहानी के माध्यम से, देखिए लेखक क्या होता है कि जो लेखनी है ना आपकी, पेन कहते हैं ना, कलम, कलम के सरताज थे वो, कौन? प्रेमचंद। तो लेखक जो होता है अपनी कलम के द्वारा इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख जाता है जो कोई तलवारें और बंदूकें भी नहीं कर सकती हैं। वो काम एक लेखक, एक पेन कर देता है। तो वो समाज में जो जो बुराइयां मौजूद थी, जो जो कुरीतियां मौजूद थी, ठीक है, जो जो विषमताएं मौजूद थी, जो समस्याएं मौजूद थी, उसको वो अपनी कहानियों के द्वारा सामने समाज के ले आते थे कि भाई समाज में ये चीज चल रही है। और वो उस समय की थी, परंतु मुझे लगता है, आपको भी लगता होगा, ये समस्या आज भी मौजूद है बहुत सी। तो उस समस्या, तभी यूपीएससी पूछेगा जरूर आपसे, वर्तमान परिदृश्य से भी पूछता है। तो वर्तमान परिदृश्य से कभी कोई कहानी का आपसे पूछा जाए, तो आप क्या किसी भी कहानी को आप लिखते हैं, तो आप वर्तमान परिदृश्य में आपको जो समस्या दिखी, कहानी की समस्याओं को आपने लिखा, तो उन समस्याओं को वर्तमान में आप खुद सोचिए कि आपको वर्तमान में वो समस्या दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। इसमें दलित आंदोलन का प्रभाव, दलित आंदोलन का प्रभाव इस वजह से, क्योंकि देखिए जो कहानी 1930 के दौरान लिखी है, तो दलित आंदोलन चल रहे थे, भीमराव अंबेडकर जी उभर के आ रहे थे नायक के तौर पे, दलितों के अधिकारों की बात कर रहे थे, दलितों के शोषण की बात कर रहे थे, दलित आंदोलन चल रहे थे। तो ये कहानी को उन्होंने देखा, ये चीज चल रही, तो कहानी पैरेलल ही चल रही थी। ठीक है, क्योंकि कोई भी कहानी जिस दौर में लिखी जाती, उस दौर में क्या चल रहा होता समाज में, उसी का आईने को ही प्रदर्शित करती है आपकी कहानी। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट कहानी को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी 1924 के दौरान लिखी गई थी। तो उस समय 1924 के दौरान लिखी गई थी। देखिएगा इसमें प्रेमचंद जी ने क्या कहने का प्रयास किया है। तो पहले चलते हैं कहानी के कथानक की ओर और कथासार की ओर। तो इसके मुख्य पात्र आपको मिलेंगे मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। ये दोनों लखनऊ के नवाब हैं। इन दोनों का एक ही शौक है, शतरंज खेलना है। दोनों शतरंज, खाली समय मिल जाएगा शतरंज खेलना है, या तो तुम मेरे घर चलोगे या मैं तुम्हारे घर। दोनों की पत्नियां परेशान, तो दोनों खूब बस शतरंज के अलावा कोई काम नहीं। तो एक पत्नी के अपने यहाँ खेलता, जब उनकी पत्नी चिल्लाती दूसरे के आ जाते, दूसरे की पत्नी चिल्लाती वो कहीं चले जाते। हुआ क्या, तो उस समय जो वाजिद अली शाह जो बादशाह थे, लखनऊ के नवाब थे, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी गिरफ्तार कर लेती, जो कि ऐतिहासिक भी है, सही बात है, उन्हें गिरफ्तार कर लेती। उस दौरान का एक दृश्यकल दिखाया गया है। तो क्या है, वाजिद अली शाह गिरफ्तार कर लेती है और इन दोनों को कोई मतलब नहीं कि इनके बादशाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये शतरंज में इतने मशगूल थे कि दोनों एक गुफा में, कोठरी में बैठ के शतरंज खेल रहे होते हैं और आपस में शतरंज में अपने अपने बस एक चीटिंग की वजह से, एक आपस में लड़ाई की वजह से किसी बात से दोनों में बहस हो जाती है और दोनों अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो प्रेमचंद जी ने उस दौरान, देखिए नवाबों की जो विलासिता पर व्यंग किया है वो प्रेमचंद जी ने यहाँ पर। कैसे, तो उस समय क्या होता था, नवाब बड़े विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। अगर वो चाहते तो भाई वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी पकड़ के लेके जा रही है, उस दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया, बस अपने अपने शतरंज के खिलाड़ी सिपाहियों को बचाने के लिए एक दूसरे का कत्लेआम कर दिया। तो नवाबों के जो विलासितापूर्ण जीवन उस टाइम पे व्यतीत कर रहे थे, उसको उन्होंने देखते हुए उस पर व्यंग किया है। ठीक है, तो ये रही शतरंज के खिलाड़ी। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो आपको लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।